टेस्ट वाला अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 2023 और 2024 के लिए जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें हमने जो आपकी दृष्टि घटना चक्र समसामयिक आती है वह, साथ ही साथ घटना चक्र का जो जीएस पॉइंटर आता है, उन दोनों को ही हमने यहाँ पे उसमें से ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनको हमने यहाँ पे शामिल किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2023 के जो आपके नोबेल पुरस्कार हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे महत्वपूर्ण रहता है शांति का नोबेल पुरस्कार और साहित्य का नोबेल पुरस्कार। आपको इनके नाम याद रखने हैं क्योंकि वहाँ पे जैसे ऑप्शन आएगा तो आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकार के लिए कार्य करने वाली एक महिला है, नरगिस मोहम्मदी, इनको मिला है शांति का नोबेल। साथ ही साथ ये ईरान में अभी जेल में बंद महिला उत्पीड़न के खिलाफ कार्य करती हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ठीक है, इसके बाद साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार जॉन ओलाव फोस्से को मिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जॉन। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है आपका क्लाउडिया गोल्डन को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भौतिक विज्ञान में पियरे अगोस्टिनी, फेरेंस क्रॉस और एनी एल हुइलियर। ठीक है, आप केवल एक बार नाम पढ़ लीजिएगा और अगर ये आप वहाँ पे आपके क्वेश्चन आता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये नाम पढ़ा सा लग रहा है, तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए चिकित्सा में कैटलोन कारिको तथा ड्रूयू बिस्मैन। इसी के साथ जो रसायन विज्ञान का है उसमें मोंगेजी बावेंडी, लुइसी ब्रूस, एलेक्सी एकिमोव। ठीक है, तो ये हो गए आपके कोयला या जीवाश्म ईंधन पे निर्भरता को काफ़ी कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। उसी प्रयासों में एक ये महत्वपूर्ण प्रयास है आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस मिशन की मंजूरी दी गई। प्रारंभिक इस पे जो व्यय होगा वो होगा 19,744 करोड़ रुपए। ठीक है, ये याद रखिएगा। मिशन का जो लक्ष्य है ये वर्ष 2030 तक हम निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि करना, प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने लगेंगे। ये 2030 तक के लक्ष्य हैं। ठीक है, 8 लाख करोड़ से अधिक का इसमें निवेश किया जाएगा। 6 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन होगा। 1 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी। साथ ही साथ वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी होगी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो लक्ष्य हैं हमारे 2030 तक के ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, तो ये आप याद रखिएगा। 19वें एशियाई खेल। ठीक है, 19वें एशियाई खेलों से भी देखिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। तो इसमें आपको एक तो याद रखना है 19वें एशियाई खेल कहाँ पे हुए थे, तो मेजबान शहर था इनका चीन का होंगजाओ। ठीक है, इसके बाद इसका शुभंकर आप याद रख लीजिएगा, कांगकोंग इसका शुभंकर था। ठीक, इस बार नया जो खेल शामिल हुआ है वो ई स्पोर्ट्स तथा ब्रेक डांसिंग, ये 2 इस बार नए खेल शामिल हुए हैं। तथा जो पहले से शामिल खेल थे उनको पुनः शामिल किया गया। उसमें जियांगी, शतरंज, बोर्ड गेम और क्रिकेट। तो क्रिकेट महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे याद रखना है जो शीर्ष 5 देश हैं जिन्हें पदक तालिका में टॉप 5 जो देश हैं वो आपको याद रखने हैं। देखिए पहले पे आपका चीन है, दूसरे पे जापान है, इसके बाद कोरिया गणराज्य, चौथे नंबर पे भारत है तथा 5वें पे उज्बेकिस्तान है। अब आप एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे भारत के स्वर्ण पदक कितने हैं। ठीक है, तो 28 स्वर्ण पदक हैं, 38 रजत पदक हैं, 41 कांस्य पदक हैं। तो कुल मिला के भारत के पास 107 टोटल जो पदक है। ठीक है, वो याद रखिएगा। इस तरीके से आपको एक तो भारत के जो गोल्ड मेडल हैं वो याद रखने हैं, दूसरा जो भारत को कुल पदक मिले हैं 19वें एशियाई खेलों में वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि चीन के उसके बाद जापान के और कोरिया की ये इनके कितने कितने पदक हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि इनका मतलब मिलान करने के लिए, जोड़ी मिलान के लिए पूछ सकता है। अभी जो आपका यूपी का आरओ का पेपर हुआ था तो वहाँ पे उसने यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था, ये पदक दे दिए थे, कुल पदक और देशों के नाम दे दिए थे तथा जोड़ी मिलाने के लिए उसने यहाँ से क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। आपका यूपीपीसीएस और एमपीपीएससी जो प्री है, इस तरीके के जो एग्ज़ाम है वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपसे निश्चित पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भारत का जो पहला स्वर्ण पदक था वो 10 मीटर जो एयर राइफल टीम स्पर्धा है उसमें भारत को पहला अपना स्वर्ण पदक भारत को मिला था। ठीक है, इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो बनता है आपका कि ध्वजावाहक कौन रहा है। ठीक है, तो देखिए जो आपका उद्घाटन समारोह था उसमें कौन ध्वजावाहक था, हरमनप्रीत
सिंह ये कप्तान है पुरुष हॉकी टीम के, साथ ही साथ लवलीना बोगरहॉन ये आपकी मुक्केबाज है, ठीक है। तो ये दोनों आपके ध्वजवाहक थे ये उद्घाटन कार्यक्रम के। जो समापन समारोह हुआ था तो उसमें कौन ध्वजवाहक थे, उसमें आपके पीआर श्रीजेश थे, ये गोलकीपर हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के, ठीक है। तो ये दो फैक्टर महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ से एक तो याद रखना है ये 19वां है आपका चीन में हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा नया खेल शामिल हुआ है, ये आपको पदक तालिका याद रखनी है, कम से कम टॉप 5 तो आप याद ही रखिएगा, ठीक है। भारत तो याद रखनी है, भारत के स्वर्ण रजत और कांस्य ये पदक याद रखने हैं। इसके बाद ध्वजवाहक कौन रहा था, एक तो आपका जो उद्घाटन समारोह है उसमें, दूसरा आपका समापन समारोह उसमें कौन ध्वजवाहक था, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है पहला जो भारत को स्वर्ण पदक मिला वो किस इवेंट में मिला, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 4 से 5 फैक्ट हैं जिनसे आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका यहाँ से संभावित रहेगा आना, ठीक है। ये राष्ट्रीय जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 आया है, ये एमपीआई के इंडेक्स हैं, इनके आधार पे गरीबी का जो मापन है वो किया जाए। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि हेडकाउंट अनुपात में शीर्ष जो एमपीआई वाले राज्य है वो कौन सा आपका, वो शीर्ष है आपका बिहार, ठीक है। आपको स्टेट याद रखने से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो गरीब राज्य है भारत में वो कौन सा है। तो पहले स्थान पे तो बिहार है, दूसरे स्थान पे आपका झारखंड है। देखिए आप कम से कम टॉप 3 तो याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो जोड़ी में लाने के लिए आ सकता है या फिर क्रम के अकॉर्डिंग आ सकते हैं, 4 उन्हें स्टेट के नाम दे दिया, वहाँ पे वो आपसे क्रम पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप 2 चीज़ें याद रखिएगा, तो कम से कम टॉप 3 ये याद रखिएगा, ठीक है। पहले स्थान पे बिहार है जिसमें 33% गरीबी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो गरीबी अनुपात में गिरावट है वर्ष 2015-16 में 24.85%, वहीं 2019-21 में 14.96% हो गया है, ठीक है। इसके बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो गिरावट रही है वह कितनी प्रतिशत रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 32% थी 2015-16 में, शहरी क्षेत्र में 8% थी, जो कमी होकर इसमें 19-21 तक 19% तथा शहरी क्षेत्र में 5% पे आ गई, ठीक है। एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो भारत 2030 तक उन्हें जो अपना SDG का गोल रखा है 1.2 पे लाने का, वो पहले ही 2030 से पहले ही उसको अचीव कर लिया जाएगा, ठीक है। आदित्य L1 मिशन, ये आदित्य L1 मिशन इसरो के द्वारा भेजा गया मिशन था, ठीक है। सबसे इसमें महत्वपूर्ण आपका जो रहेगा वो इसकी डेट रहेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना है प्रक्षेपण की तिथि क्या थी, 2 सितंबर 2023, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 मिशन के प्रक्षेपण की क्या तिथि थी, ठीक है। इसके बाद ये किस यान के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था, तो PSLV C57 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। जो प्रक्षेपण होते हैं भारत के वो सभी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ही होते हैं, ठीक है। ये भारत का पहला सौर मिशन है। तो आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 किससे संबंधित मिशन है, ठीक है। ये सौर मिशन है या चंद्र मिशन है, ठीक है, इस तरीके से, या शुक्र मिशन है। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका आदित्य L1 मिशन है ये लैग्रेंज पॉइंट पे इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में ऐसे स्थल जहाँ पर 2 विशाल पिंड जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी और सूरज हैं, तो उनके संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी एक छोटे पिंड के द्वारा इनके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इन बिंदुओं पर कोई भी पिंड संतुलन के अपेक्षाकृत अन्य जगहों के अपेक्षाकृत संतुलन की स्थिति में रह सकता है। बाद इसमें ये पेलोड वगैरह तो ये आपको याद नहीं रखने, ये आप छोड़ दीजिएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा पे भेजा गया तीसरा मिशन है। इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भेजे जा चुके हैं, ठीक है। ये चंद्रयान 3 था। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो रहेगा वो रहेगी आपकी इस मिशन की दिनांक, ठीक है। तो प्रक्षेपण तिथि आपकी 14 जुलाई 2023 है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। पहला तो ये कि ये कब प्रक्षेपित किया गया, इसके बाद दूसरा ये चंद्रमा की सतह पे कब ये लैंड हुआ, ठीक है। इसके बाद प्रक्षेपण यान का नाम क्या था, LBM-3M4 ये प्रक्षेपण यान था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही इसको प्रक्षेपित किया गया। मिशन का जीवन काल 14 दिन का था, जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। एक चंद्र दिवस इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या क्या इसमें घटक थे, तो लैंडर था जिसका नाम विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था, ये वही थे जो चंद्रयान 2 में भेजे गए थे, ठीक है।
इसमें क्या क्या पेलोड यूज़ किए गए थे, ये महत्वपूर्ण रहेंगे, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से वो पूछ सकता है कि किस ये मतलब एक इनसे कोई भी ना एक नाम दे देगा, वो पूछ लेगा ये मतलब चंद्रयान 3 से संबंधित पेलोड इनमें से कौन सा नहीं है या फिर इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, LRA, ILSR, ठीक है, ये इनके नाम आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो याद रखनी है। एक तो ये याद रखिएगा कि जो लैंडिंग है ये सबसे महत्वपूर्ण है। 23 अगस्त 2023 भारत का जो चंद्रयान 3 है वो वहाँ पे लैंड किया था। ठीक है, तो इस दिन को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य ये निकल आया है यहाँ से। दूसरा कि चंद्रमा पे जो चंद्रयान 3 था उसकी लैंडिंग कब हुई थी, तो 23 अगस्त थी। आपको याद रखना है कि सॉफ्ट लैंडिंग वाला जो भारत चौथा देश बन गया है। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में भारत चौथा देश बन गया, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। तथा जो दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा पर, उस पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला भारत पहला देश बन गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए। ठीक है, तो ये भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। अब देखिए चंद्रमा का क्या है कि 59% भाग ही हमें दिखता है हमेशा। ठीक है, तो जो उसका पीछे का हिस्सा है ये हमें नहीं दिखता, क्योंकि चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसका केवल 59% हिस्सा ही पृथ्वी के समक्ष रहता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं इसमें देखिए, एक तो शिव शक्ति पॉइंट है, दूसरा तिरंगा पॉइंट है। तो शिव शक्ति पॉइंट किसको कहा गया है, जहाँ पे विक्रम लैंडर ने जिस सतह पे उतरा था चंद्रमा की उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। ये भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा था आपका तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट वह स्थान था जहाँ पे चंद्रयान 2 का जो लैंडर विक्रम था जिस स्थान पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। आपके कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य थे। सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है इसकी जो लैंडिंग की डेट है 23 अगस्त। ठीक है, क्योंकि इस दिन देखिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023। अब यहाँ पे आपको याद रखना है वर्ष 2023 के लिए दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान है आपका उत्तर प्रदेश का, दूसरे स्थान पे है राजस्थान और तीसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश। आपको कम से कम 3 स्थान तक तो याद रखना ही रखना है हर उसमें। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। दुग्ध का एक वर्ष में कुल उत्पादन हुआ है 230.58 मिलियन टन। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये फैक्ट आपको काम आएगा, जो भी मेंस वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए फैक्ट काम आएंगे। इसके बाद जो वार्षिक वृद्धि हुई है वो 3.83% है। प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता भारत में 459 ग्राम प्रतिदिन है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखिएगा। ठीक है, एक याद रखना है आपको क्या कि जो शीर्ष उत्पादक देश हैं दूध के वो आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से अंडा उत्पादन में देख लेते हैं। याद रखिएगा आप कि शीर्ष जो अंडा उत्पादक राज्य हैं उसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे आता है और तमिलनाडु दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, तमिलनाडु आपका दूसरा, तीसरे पे तेलंगाना। मांस उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है तथा तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा। इसके बाद ऊन उत्पादन में देख लेते हैं। ऊन उत्पादन में देखिए कुल उत्पादन ऊन का होता है 33.61 मिलियन टन, ये वार्षिक उत्पादन है। वार्षिक वृद्धि है आपकी 2.12% तथा जो शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य हैं उनमें पहले स्थान पे आता है राजस्थान, दूसरे स्थान पे आता है जम्मू कश्मीर, तीसरे स्थान पे आता है गुजरात। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है राजस्थान, आप याद रखिएगा, क्योंकि अंदाज़ा अगर कोई लगाएगा तो वो ऐसे लगाएंगे कि जम्मू कश्मीर उधर काफ़ी ज़्यादा भेड़ें होती हैं तो वहाँ पे ज़्यादा ऊन होता होगा। ठीक है, तो जबकि यहाँ पे जो तथ्य है वो क्या है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन होता है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड ये 95वां ऑस्कर है। ठीक है, जो 2023 में दिए गए थे 95वां ऑस्कर। ऑस्कर अब देखिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार भारत ने पहली बार ऑस्कर में 2 अवार्ड प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो ये
क्वेश्चन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है और हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत की दो उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। एक उसमें गाने को अवार्ड मिला है, दूसरा एक डॉक्यूमेंट्री जो शॉर्ट फिल्म है उसको अवार्ड मिला है, ठीक है। तो देखिए ऑस्कर कहाँ पे दिए जाते हैं, ये लॉस एंजलिस यूएसए में अकादमी पुरस्कार इनको कहा जाता है, डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस यूएसए में ये प्रदान किए जाते हैं। 95वां अकादमी अवार्ड था, ठीक है। भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर मिला है, ये आरआरआर जो फिल्म थी, नाटू नाटू उसका गाना था, उसको मिला है, ठीक है। निर्देशक आप सभी को पता होंगे एस.एस. राजमौली हैं। ये एस.एस. राजमौली वही हैं जिन्होंने बाहुबली जो मूवी थी वो बनाई थी, काफ़ी ज़्यादा जो प्रसिद्ध रही थी, आप सभी को पता ही होगा। उसी तरीके से आरआरआर मूवी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, ठीक है। इसके बाद जो संगीतकार हैं, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी ये संगीतकार का नाम आपसे पूछ लेगा, तो ये एम कीरवानी है, ठीक है। इसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर मिला है, तमिल भाषा की डॉक्यूमेंट्री है, तो ये तमिल भाषा की है, इसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा आप, तमिल में एलिफेंट विस्पर्स इसका नाम है, ठीक है। इसके निर्देशक जो हैं कार्तिकी गोंजाल्वेज हैं तथा निर्माता गुनीत मोंगा हैं। इनके निर्देशक निर्माता का नाम भी याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए अधिकतर लोग पढ़ेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्री जो मूवी है उसका नाम याद रख लेंगे द एलिफेंट विस्पर्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, जो इस तरीके आरएएस का एग्ज़ाम हुआ, तो वो कभी कभी क्या करते हैं कि निर्देशक का नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछेंगे इनमें से कौन इस जो डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म है उसका निर्देशक नहीं है, ठीक है, या फिर कौन निर्देशक है। तो आप एक बार इनके नाम पढ़ भी लेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएंगे, क्योंकि क्या है कि आपने ऐसे नाम पढ़ा, मान लीजिए कार्तिकी गोंजाल्वेस, अगर वहाँ क्वेश्चन ऑप्शन आ गया तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। प्रमुख ऑस्कर अवार्ड है, यहाँ पे आप फिल्म का नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि फिल्म से कभी कभी पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो ये मूवी है, इसको आपका सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर का अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं ऑस्कर से संबंधित, याद रखिएगा आप। इसके बाद देखते हैं हम दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। आप याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ये द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। निर्देशक इसके विवेक अग्निहोत्री थी, काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही है ये फिल्म। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, ब्रह्मास्त्र के लिए इनको ये मिला है अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को, ये इनको गंगूबाई काठियावाड़ी जो मूवी थी इनकी उसके लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला आर बालकृष्णन, फिल्म थी इनकी चुप, ठीक है। इसके बाद फिल्म ऑफ द ईयर ये आरआरआर है जिसके निर्देशक थे एस.एस. राजमौली। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ जो उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला था फिल्म उद्योग में, फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये अभिनेत्री जो रेखा हैं उनको ये अवार्ड मिला गया है, ये भी आप एक बार याद पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण रहेंगे आपके सर्वश्रेष्ठ फिल्म और अभिनेता अभिनेत्री, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। वुमेंस इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो देखिए ये पहला संस्करण है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना संभावित है, क्योंकि ये महिलाओं के लिए पहली बार जो आईपीएल है वो प्रारंभ किया गया, ठीक है। इसका स्पॉन्सर टाटा ही है, क्योंकि याद रखना है विजेता कौन था, तो ये मुंबई इंडियंस की जो टीम है महिलाओं वाली वह इसमें विजेता रही, तथा इसकी जो उपविजेता टीम है वो दिल्ली कैपिटल्स थी, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को पराजित करके ये वुमेंस का जो आईपीएल है वो जीता था, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें भाई 5 टीमें थी। जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है वो हेली मैथ्यूज को दिया गया। हॉकी विश्व कप, ये हॉकी विश्व कप 2023 है, इसका आयोजन हुआ था 13 से 29 जनवरी 2023, ये भारत में हुआ था इसका आयोजन। जो आयोजन स्थल था इसका भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है। फाइनल मैच हुआ था आपका भुवनेश्वर में, जिसमें जर्मनी और बेल्जियम के बीच हुआ था, विजेता टीम थी आपकी जर्मनी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इस बार भारत में इसका आयोजन हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण है। भारत का स्थान इसमें 9वां स्थान रहा था, भारत का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, ठीक है। तो ये 9वां स्थान था भारत का, पहला स्थान जो विजेता थी वो जर्मनी थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपके हुए कहाँ पे थे, भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है।
प्रवासी भारतीय दिवस, इसका आयोजन स्थल है इंदौर मध्य प्रदेश, तो याद रखिएगा इंदौर में हुआ है प्रवासी भारतीय दिवस। तो MPPSC के विद्यार्थी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये। इसका आयोजन तिथि थी 8 से 10 जनवरी 2023। 9 जनवरी के दिन जब महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे 1915 में, तो उसी के उपलक्ष्य में 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, एक तो इसका ये 17वां संस्करण है, ये याद रखिएगा। इसके बाद इसका जो विषय है ये सबसे महत्वपूर्ण है, प्रवासी अमृतकाल में भारत की भागीदारी में विश्वसनीय भागीदार। तो ये थीम जो थी इसकी, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, इसके बाद ये इंदौर में हुआ था और 17वां ये संस्करण था। इसमें लगभग 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासी सदस्यों ने इसमें भागीदारी की थी अपनी। इसके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? गोवाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, तो